हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है द एग्ज़ाम ट्यूटर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ से स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी वीडियोज़ की पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हम सबसे पहले अपनी प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे। तो देख लेते हैं, विद विच ट्रीटी डिड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई यानी कि सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया है, अच्छे से आंसर दिया है, वो दिया है टीजे एंटरटेनमेंट ने। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं और लास्ट में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप प्लीज़ उसका आंसर किया कीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसको भूल पाओ। तो प्लीज़ आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर किया कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुल्लू घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित एक हिमालय की घाटी है। किसकी? हिमालय की घाटी है कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी, क्या? देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कौन सी श्रेणियों के बीच पूछा है, कौन सी श्रेणियों के बीच स्थित है कुल्लू घाटी? तो धौलाधर और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सॉइल इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल जो है ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में जो नमी होती है, नमी बनाए रखने की क्षमता और समृद्ध पोषक तत्वों की सामग्री होती है जो कि कपास के लिए अच्छी होती है। जो काली मिट्टी होती है यानी कि ब्लैक सॉइल होती है, इसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी रेगुर के नाम से भी पूछ लिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट अमंग द गिवन ऑप्शंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर वैली। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा जो रिवर है, ये प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली यानी कि वेस्ट की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की घाटी जो है इसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है और महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आता है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जो है ये नर्मदा नदी घाटी का भाग है, हिस्सा है। इसमें राजस्थान नहीं आता है, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया इज वेदर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका सेंस नहीं बन पा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ वेदर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया इज, ये होना चाहिए। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? वर्षा है, यानी कि रेन है। वर्षा से क्या होता है कि जो फसलें होती हैं उन्हें पानी मिलता है, और जिससे जो प्लांट्स होती हैं, फसलें होती हैं, उनकी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है। तो इसी वजह से भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला जो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा है? रेन है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गेव द नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी के उद्गम की जो नेबुलर परिकल्पना है ये दी गई थी इमैनुअल कांट के द्वारा। किसके द्वारा? इमैनुअल कांट के द्वारा पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना दी गई थी। लेकिन इसको बाद में
पियरे लाप्लास के द्वारा जो है इसको मॉडिफाई किया गया था, संशोधित किया गया था। याद रखिएगा, ये थोड़ा इनकरेक्ट हो सकती है, इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इमैनुअल कांट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन जो है ये एक अंतर सरकारी संधि है जिसको 1971 में, कब, 1971 में इसको ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। कहाँ पर? ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, इसी वजह से इसको रामसर सम्मेलन कहा जाता है। और ये लागू कब हुआ था? तो 1975 में ये लागू हुआ था। और ये किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। तो याद रखिएगा, वेटलैंड से संबंधित है रामसर सम्मेलन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है? तो देखिए, इसमें वाटर वेपर्स आ जाते हैं, मीथेन आ जाएगी, और इसमें A+B दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन क्या है? ये एक इनर्ट गैस है। क्या है? इनर्ट, या फिर इसको इनएक्टिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनएक्टिव गैस। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इनएक्टिव गैस है। उसमें आर्गन, हीलियम, जीनोन, रेडोन, इस तरीके की जो गैस है इनको इनएक्टिव गैस कहा जाता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द गिवन ऑप्शंस विच 5-year प्लान हैड ए ड्यूरेशन ऑफ 4 years। दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे 5-year प्लान होते हैं इनकी जो ड्यूरेशन होती है, यानी कि जो इनकी अवधि होती है, ये कितने साल की होती है? ये 5 साल की होती है। 5 साल की इनकी अवधि होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसकी अवधि 4 वर्ष की थी? तो देखिए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये 4 साल की थी। कितने? 4 साल की थी। और इसका टाइम पीरियड कौन सा था? तो देखिए 1974 से 1978 तक जो है ये हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसकी अवधि 4 साल की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका मान होता है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो याद रखिएगा, ये इसका जो मान है ये पर्टिकुलर होता है और ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसका मान होता है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल। सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक क्वालिटी होती है पदार्थों की जिसमें वो अपने मूल शेप और मूल साइज़ में आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये होती है इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता। तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये है क्वार्ट्ज। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्वार्ट्ज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से एरोसोल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए, मिस्ट, फोग और क्लाउड ये एरोसोल का एग्जाम्पल है, लेकिन ऑयल इन वाटर जो है ये एरोसोल का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ सोडियम इज। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो देखिए, सोडियम का जो सिंबल होता है ये होता है Na, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। यानी कि इसमें जो कुल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 11 हैं। लेकिन इसकी जो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए फ्रेंड्स, बाकी कितने बचे?
तो बाकी बचे 10 इलेक्ट्रॉन। जो 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में कितने कोर इलेक्ट्रॉन हैं? तो 10 हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण हैं? तो इसमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि हाइड्रा अम्ल का एग्जाम्पल है? तो देखिए HCl। HCl जो है ये एक हाइड्रिक एसिड का एग्जाम्पल है। इसको वाटर में क्लोरीन मिलाकर जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहा जाता है और ये हाइड्रिक एसिड का एग्जाम्पल है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the combined form of the gaseous laws propounded by Boyle, Charles and Avogadro called? Boyle, चार्ल्स एवं एवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बॉयल, चार्ल्स और एवोगाद्रो द्वारा जो प्रतिपादित गैसीय नियम है उनका संयुक्त रूप जो है ये कहलाता है आइडियल गैस लॉ। सारे क्या हैं? ये आइडियल गैस लॉ हैं, यानी कि आदर्श गैस के नियम हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है लुईस पाश्चर को। लुईस पाश्चर को जो है जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में से किसकी संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल है और ये एटीपी जनरेट करता है जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। क्या जनरेट करता है? एटीपी जनरेट करता है। इसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये क्या है? एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल है जिन्हें एटीपी कहा जाता है। और ये एटीपी कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो रासायनिक संगठन है यानी कि केमिकल कंपोजिशन है उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्रोटीन की। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रोटीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्लाज्मा। प्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है ये ब्लड का लिक्विड मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? ब्लड का लिक्विड मैट्रिक्स जो है उसे कहा जाता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ द लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, ये करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, ये भी करेक्ट है। इट कंटेन्स ब्लड सेल्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती हैं प्लाज्मा में, तो ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज़ फाउंड इन, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो इसमें पाई जाती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये ब्लड को क्लोट करने के लिए हेल्प करती हैं। याद रखिएगा, ब्लड क्लोटिंग में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन का। और ये किस में पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस बी इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़ प्राइमरीली इन्फेक्ट्स विच ऑर्गन। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो कि मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस बी जो है ये किसको इफेक्ट करता है? ये लीवर को इफेक्ट करता है। लीवर से रिलेटेड है हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी जो है ये एक वायरल डिजीज़ है। कैसी है? वायरल डिजीज़ है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है हेपेटाइटिस बी का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? तो वायरस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो मस्तिष्क को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पूछा है मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग है, थिंकिंग पार्ट है, वो कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है ये थिंकिंग से रिलेटेड है और जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित है सेरेब्रम। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी,
सेरेब्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू ग्राम सभा मेंशनड। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं। तो ग्राम सभा से संबंधित जो प्रावधान हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं आर्टिकल 243A में। किसमें? आर्टिकल 243A में ग्राम सभा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्री हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की संकल्पना है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट, मैं लिख देती हूँ, कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, यानी कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी किस देश के संविधान से ली गई है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के संविधान से भी भारतीय संविधान में कुछ चीज़ें ली गई हैं, वो देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी कि संसदीय कानून जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लेजिस्लेटिव प्रोसेस ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये भी किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जुडिशियल रिव्यू लिख देती हूँ, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा, ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करते हैं रसिया की। रसिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है ये रसिया के संविधान से लिया गया है। और जो हमारी प्रियम्बल में कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा ली गई है वो भी किस देश के संविधान से ली गई है, रसिया के संविधान से ली गई है। फ्रेंड्स देखिए, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी वजह से मैंने जो भी ऑप्शंस दिए थे उनको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेंशनड। उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है।
तो उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का उल्लेख जो है ये संविधान के अनुच्छेद 129 में किया गया है। इसमें क्या स्पष्ट किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 129 में जो है ये स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है ये एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की भी अवमानना करता है तो उसे उसको भी दंडित करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो ये है उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का उल्लेख, जो कि आर्टिकल 129 में किया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज मैंशनड। राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, राजभाषा का जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 में जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं भारतीय संविधान में, और इसमें हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, जो आर्टिकल 343 टू 351 है ये किससे संबंधित है? ये भाषाओं से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है भाग 17 के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पार्ट 17। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु टेक्स द डिसीजन टू होल्ड पंचायत इलेक्शंस। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पंचायत चुनाव कराने हेतु जो निर्णय लिए जाते हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार जो है पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय लेती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए फ्रेंड्स, कितने महाजनपद हुए हैं? 16 महाजनपद हुए हैं। उसमें पूछा है कुरु की राजधानी कहाँ थी। तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कौन सी थी? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जिसको वर्तमान में अभी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के नाम से जाना जाता है इंद्रप्रस्थ को। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इंद्रप्रस्थ। अब 16 महाजनपद हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से महाजनपद हैं और उनकी राजधानी क्या क्या है। तो देखिए, अंग जनपद की राजधानी चंपा, मगध की राजगिरह, वैशाली या पाटलिपुत्र, काशी की वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, वज्जी की वैशाली, मिथिला जनकपुरी, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन या फिर माहिष्मती, मल्ल कुशावती पावा, पांचाल की अहिछत्र कांपिल्य, चेदी की शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर, मत्स्य की विराटनगर, काम्बोज की हाटक, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन या पोटली, गांधार की तक्षशिला। तो ये 16 महाजनपद हैं और ये इनकी राजधानी है। तो आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट डाल दी है आपके लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर नेशन ऑफ बिम्स्टेक। निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड या फिर म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।